आदि टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आज बात डोज पर संशय की। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कमजोर होती नजर आ रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा भी सामने नजर आ रहा है। तीसरी लहर से बचने के लिए अधिक से अधिक वैक्सीन और वो भी तय मानक के साथ देना जरूरी है। इसके साथ ही प्रदेश में इन दिनों कोरोना से सबसे ज्यादा परेशान ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। हालांकि प्रदेश में वैक्सीनेशन भी रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है। 12 मई को प्रदेश भर में 1,26,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। उनमें से 48,703 टीके 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों को लगे। बात करें राजधानी भोपाल की, तो भोपाल में 12 मई को 29 सेंटरों में 18 से 44 साल के बीच के 5,149 लोगों को वैक्सीन लगाई गई और 45 साल से 59 साल के बीच के 4,063 लोगों को टीका लगा। लेकिन इस वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ देश भर में वैक्सीन की कमी से राज्य सरकारें परेशान हो रही हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन की कमी सामने आई है और हर सेंटर में 100 लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। तो 29 सेंटरों में 5,000 से अधिक लोगों को स्वास्थ्य अमले ने टीका कैसे लगा दिया? क्या तय मानक से कम मात्रा में लोगों को डोज दिया जा रहा है? और अगर ऐसा है तो लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या कोरोना से लड़ने के लिए उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगी या फिर वो कोरोना की चपेट में आने से नहीं बच सकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि फिलहाल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित क्षेत्र अगर कोई है तो वो है गांव। ग्रामीण क्षेत्र में 54% से अधिक संक्रमित मिल रहे हैं, लेकिन वहां अभी वैक्सीनेशन अभियान नहीं शुरू किया गया है, जिससे ग्रामीणों में संक्रमण का खतरा ज्यादा बना हुआ है। तो सवाल ये भी कि आखिर कब तक ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू होगा और कोरोना से निजात मिलेगी? डोज पर संशय बना हुआ है, कई सारे सवाल वैक्सीनेशन को लेकर खड़े हो रहे हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे जी। उनसे ही जानते हैं कि वैक्सीनेशन तो शुरू किया गया है, वैक्सीन पे भी पहले हमने देखा कि कई सारे सवाल खड़े हुए, लेकिन अब जिस प्रकार से वैक्सीन की कमी जो देखी जा रही है, अगर हम 12 मई की बात करें तो वहाँ पर 18 से 44 साल के बीच के लोगों को टीका लगाया गया। लेकिन वहीं ये सवाल भी कि जो तय मानक है उसी के साथ डोज देना ज़रूरी है। 100 जो टीके हैं एक दिन में वो लगना है, लेकिन आखिर कैसे इतनी ज़्यादा संख्या में टीकाकरण लोगों का कर दिया गया? क्या वाकई जो डोज है उसकी कम मात्रा दी जा रही है? पूनम, यही सबसे बड़ा सवाल है कि यदि जिन संख्या निर्धारित थी, डोज निर्धारित थे कि कितने लोगों को लगना है और कितने डोज हमारे पास हैं, इसके अलावा यदि अतिरिक्त को लग गए हैं तो ये सबसे बड़ा संशय जिस पे पैदा हो गया है और लोगों में जो शंका आ गई है कि यदि डोज कम लगा होगा तभी तो ज़्यादा लोगों को लग गया है। यदि डोज कम लगा है तो उसका कितना असर दिखेगा, लोगों के अंदर एंटीबॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी, या उसके नुकसान हैं, या उसका जो जिनने डोज लगवाया उनको फ़ायदा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं। इस कारण सरकार ने भी, प्रशासन ने भी इसकी जांच की बात कही है कि हम इस बात की जांच कराएंगे कि ज़्यादा लोगों को डोज कैसे लग गए। यदि 100 लोगों के लिए डोज थे एक केंद्र पर तो उतने ही लोगों को लगना चाहिए थे। यदि वहाँ 105 पर भी लगे हैं, 110 पर भी लगे हैं, तो ये कहाँ से आ गए, अतिरिक्त कैसे आ गए? जबकि प्रशासन ने ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं की है कि यदि एक जगह पे डोज बच रहे हैं तो उसको दूसरी जगह पे आप उपलब्ध करा दिए जाए, जबकि होना चाहिए। मुझे लगता है ये प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं खामी रह गई है कि आपने वैसे पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। किसी सेंटर पे हम देखते हैं कि 100 लोगों को डोज लगना, लेकिन वहाँ पे 150-200 लोग पहुँच गए हैं। आप उनको जबकि नंबर दे रहे हो कि आप बुला रहे हो 100 लोगों को, और कुछ पे आपने 100 लोगों को बुलाया लेकिन कम संख्या में लोग पहुँचे हैं, तो वहाँ पे डोज बच रहे हैं। तो जो वैक्सीन बच रही है, जो दवा बच रही है, वो फिजूल जा रही है, बर्बाद हो रही है, उसको किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं, ये प्रशासन तंत्र का काम था। प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी, या तो सब में कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए थी सारे सेंटरों में कि यदि किसी के यहाँ ज़्यादा लोग आ गए हैं और किसी के यहाँ डोज बच गए हैं तो वो वहाँ पे पहुँचा दिए जाएँ, उन लोगों को लग जाए। या फिर उन जिन लोगों को आपने समय दिया है, जिन लोगों को चिन्हित किया है, इनका स्लॉट दिया गया है, उनसे आप कांटेक्ट करिए लगातार कि यदि कुछ लोग नहीं आए हैं उनमें से, जिस तरह से हम देखते हैं डॉक्टरों के नंबर लगता है, तो आप बाकी के लोग जो हैं उनको बुलाइए, उनको लगाइए और उनके घर जाकर लगाइए ताकि डोज खराब ना हो।
लेकिन हम देख रहे हैं कि सेंटर पे लोग नहीं पहुंचते हैं, तो जो प्रशासन तंत्र है या जो टीकाकरण वाले अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी इतनी है कि जो लोग आ गए हैं उनको लगा दिया जाए। तो ये देखने का काम प्रशासन तंत्र का है और व्यवस्था बनाने का सरकार का काम है कि आप डोज उपलब्ध कराएं। कम मात्रा में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की प्रयास करें, जिस तरह से कि मध्य प्रदेश सरकार ने खुद आर्डर दिए हैं वैक्सीनेशन के। केंद्र सरकार कह रही है कि दिसंबर तक पर्याप्त मात्रा में आ जाएंगे। जिस तेज़ी से स्पुतनिक उसकी वैक्सीन की भी ऑर्डर मिल गए हैं, देश में आने वाली है, तो मुझे लगता है उस दिशा में सरकार का काम है करना कि आप व्यवस्था कीजिए। बाकी का जो डोज लग रहे हैं या जो वैक्सीनेशन हो रहा है, उस प्रशासन तंत्र को उस पर व्यवस्था देखनी चाहिए कि किस तरह से सुचारू रूप से और व्यवस्थित तरीके से लोगों का टीकाकरण हो सके। बिल्कुल। और अब हमारे साथ ब्रजेश जी, टीकाकरण अधिकारी संतोष शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। सर, जिस प्रकार से जो है वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, एक तो पहला यही कि 12 मई को जो टीकाकरण राजधानी भोपाल में हुआ, 100 टीकाकरण होना है, 100 एक दिन में 100 लोगों को टीका लगाया जाना है, लेकिन वहीं अगर हम देखें एक दिन में 5000 से ज़्यादा लोगों को टीके लगा दिए गए। अब इसको लेकर कई सारे सवाल, क्या ऐसा किया जा रहा है कि कम मात्रा में लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, और अगर ऐसा है तो इसका क्या असर होगा? नहीं, देखिए, आपको एक स्पष्ट बता दें, आपके पूर्व वक्ता भी अभी बात कर रहे थे कि देखिए नीतिगत फैसला जो होता है भारत शासन का है। कोविन ऐप जो है भारत शासन ने बनाया, उसमें 100 से ज्यादा का स्लॉट मेकिंग है नहीं। 100 का स्लॉट जो है हितग्राही डायरेक्ट अपने को रजिस्टर करता है। तो 100 लोग से अभी जो स्थिति आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा कहीं भी कि जी संतोष जी, चलिए, लगता है उनका संपर्क टूट गया हमसे। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात करें अब ग्रामीण क्षेत्रों की, हम देख रहे हैं कि लगातार जो है मध्य प्रदेश में हालांकि धीमी हो रही है कोरोना की दूसरी लहर, लेकिन वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़रूर जो है संक्रमण भी बहुत तेज़ी के साथ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, और लोगों में जागरूकता भी नहीं है वैक्सीन को लेकर भी। देखिए वो पहले परिस्थितियां अलग थीं। जब पहली बार में कोविड की लहर आई या कोविड पूरे देश में आया, तो लोग, हमने देखा गांव में ज़्यादा जागरूक थे। लोगों ने अपनी गांव की सीमा सील कर दी थी। अपने जो नाते रिश्तेदार बाहर से आते थे उनको गांव में अलग जगह क्वारंटाइन कर रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर बना दिए थे। कोई खेत में रखवा रहा था, कोई पंचायत भवन में रखवा रहा था। एक बार मैं आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। हमारे साथ संतोष जी एक बार फिर से जुड़ गए। संतोष जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आपको सिर्फ यही अवगत करा रहा था कि जो covid.gov.in पोर्टल निर्माण किया है वो भारत शासन के द्वारा किया गया है। उसमें 100 रजिस्ट्रेशन की पात्रता दी गई है। लोग बाग प्री बुक, बहुत उत्साह है। 18 से 44 के समूह में तो इतना ज्यादा उत्साह है कि बुकिंग ही नहीं मिलती लोगों को। फिर इसके बाद जब वो लोग आ रहे हैं, किसी कारण से कई लोग डबल अपना एंट्री करा लेते हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं आते हैं कि मेरा सेंटर दूर था इसलिए नहीं गए। किन्हीं कारणों से नहीं आ रहा है। जो ड्रॉप आउट होता है वो मात्र 2% ही है, और वो 2% के लिए भी हम लोग ने कुछ योजना तैयार की है। भारत शासन को बिल्कुल आगाह कर दिया है कि आप इसमें वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन दीजिए, जिससे हमारा जो 2% का जो वेटिंग लिस्ट अगर मिल जाती है तो हमें, जो अभी पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि इसको भी चांस मिलना चाहिए, बेशक वो चांस मिलेगा। एक चीज आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि कल ही जो भारत शासन ने नया नीतिगत फैसला किया है कि कोविशील्ड जो शुरुआत हुआ था वो 28 दिन के अंतराल से हम लोग देते थे। जब जनवरी 16 में हम लोग ने टीकाकरण कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद फिर निर्णय लिया गया कि हम लोग 4 से 8 हफ्ते के बीच में हम सेकेंड डोज देंगे। कल ही इस नीति में परिवर्तन हुआ है, और उसमें यह है कि 2 से 3 महीने के अंतराल से दूसरा डोज लगेगा। यानी जो 16 जनवरी से 16 फरवरी के बीच में जिन लोगों को टीका लगा है फर्स्ट डोज कोविशील्ड, वो 15 तारीख से पात्र होंगे नए नियमों के तहत। तो उन सब से आग्रह है कि अगर उनका सेकेंड डोज छूटा है तो जरूर आए। फिर एक सुविधा ये भी दी है कि जिनका अभी 6 हफ्ते के हिसाब से कल आने वाले हैं, तो उनको ये सुविधा दी गई है 6 से 8 हफ्ते वाले, कि वो लोग कोविन ऐप में अपने को प्री रजिस्टर करके 45 से अधिक आयु समूह में प्री रजिस्टर करके और वहां पे टीकाकरण करा सकते हैं। ये नई व्यवस्था आज रात से ही लागू होगी, जो कल आपको टीकाकरण केंद्रों पे नजर आएगी। ब्रजेश, आपका कोई सवाल संतोष जी से? शुक्ला जी, जिस तरह से समय बढ़ता जा रहा है 4 सप्ताह से 8 सप्ताह का, तो लोगों में एक भ्रम भी ये आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीनेशन कम है इस कारण सरकार इसको बढ़ा। तो मैं चाहता हूं आप दर्शकों को स्पष्ट कर दें कि इसके फायदे क्या हैं, इस कारण ये टाइम स्लॉट बढ़ाया जाता है। जी जी, देखिए, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वैज्ञानिक
तत्व जो है वो जुड़ा हुआ है। और जी, चलिए एक बार फिर से जो है संपर्क संतोष जी से हमारा टूट गया, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रजेश जी, बिल्कुल जिस प्रकार से जो है आज भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वाकई भ्रम की स्थिति है, वो आप क्लियर करवाना चाह रहे थे, लेकिन बीच में उनसे हमारा संपर्क टूट गया। हम फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन वही कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी। हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी, और कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर भी जागरूकता किसी प्रकार की कोरोना कोई समझ ही नहीं रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग हमें ये कहते हुए दिखाई दे जाते हैं कि एंटीबॉडी चलाती है, उसमें सिर्फ 60 से 65% की क्षमता थी। तो जो नई रिसर्च आई इंग्लैंड का, वो ये बोल रहा है कि जितना हम ज्यादा डिले करेंगे, रोक के हम दूसरा डोज लगाएंगे, तो 90% एंटीबॉडीज 90% लोगों में बनने की क्षमता बढ़ जाती है। तो नए वैज्ञानिक तथ्य के साथ हम उसको उपयोग करें, और इसमें हम लोग भ्रमित ना हो कि ये क्यों कारण है, उसमें विवाद में ना पड़ के हमें तो वैज्ञानिक तथ्य को स्वीकार करके और हमें टीकाकरण कराना होगा, जिससे हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता ज्यादा शरीर में पहुंचे। और जब 90% के साथ एंटीबॉडीज के साथ हम सामूहिक रूप से पूरे समुदाय में टीकाकृत होंगे, तो बीमारी की दर एकदम से घटेगी। 60% की क्षमता के साथ हम बीमारी की दर को भी नहीं घटा पाएंगे। जी संतोष जी, एक सवाल और ये कि हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में लोग पहुंच रहे हैं। 18 से 44 साल का जब से टीकाकरण शुरू हुआ है, तो उन लोगों में भी आपने भी कहा कि काफी उत्साह के साथ जो है टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो आज भी वहाँ कोरोना को लेकर भी कोई गंभीर नहीं है। वैक्सीनेशन की बात तो बहुत दूर की है। तो उन लोगों के लिए किस प्रकार की कोई योजना कि उन लोगों में भी जो है जागरूकता लाई जाए और टीकाकरण उनका भी ज्यादा से ज्यादा किया जा सके? नहीं, देखिए, वैक्सीन का जो हम लोग प्रोग्राम संचालित करते हैं, वो उपलब्ध वैक्सीन की मात्रा के हिसाब से ही निर्णय लिया जाता है। तो अभी हमारे पास उतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं पूरे जिले में हर गांव तक वैक्सीन पहुंचा दूं। इसलिए निर्णय लिया गया कि पहले हम डेंस घनी आबादी वाले इलाकों में करें, फिर क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा है कि बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, स्कैटर्ड आबादी है, तो उसके लिए वेस्टेज भी बहुत ज्यादा होती है। तो हम शनि पहुंचेंगे। अभी हम जिला मुख्यालय पे हैं, फिर तहसील मुख्यालय पे, फिर ब्लॉक मुख्यालय पे, इसके बाद पीएससी, और लास्ट में हम सब सेंटर पे पहुंचेंगे। जी संतोष जी, ब्रजेश जी जिस प्रकार से कहा कि लेकिन हम देखें स्थिति, आज की गंभीर स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखने को मिल रही है। देखिए पुनः, हमने पहले भी देखा, जब पहली बार कोरोना का दौर आया तो ग्रामीणों ने बड़ी जागरूकता दिखाई दी। अभी भी हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो जागरूकता ज़्यादा है। जैसे कि शुक्ला जी भी बता रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आबादी बड़ी घनी नहीं होती, दूर दूर रहते हैं लोग, सोशल डिस्टेंस का पालन कर सकते हैं। वहाँ वैसी व्यवस्था नहीं है, बाजारवाद नहीं है कि बाजार में जाना ही है, उनके घर में खाने पीने के पर्याप्त संसाधन है, खेत तक जाते हैं, तो वहाँ पे उतने तेजी से नहीं फैल सकता है यदि वो सतर्कता बरतें। तो जिस तरह से पहले भी बरती है उन्होंने कि बाहर से आने वाले लोगों को रोका है, क्वारंटाइन किया है, उनको पंचायत भवन में किया है, स्कूल में किया है, तो प्रशासन ने उसने बाकायदा एक कमेटियां बनाई हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पहले जैसी, इससे पहले से ज़्यादा है कि पहले तो जागरूकता थी उनमें कि टीकाकरण को लेकर जो बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी कि टीका लगने से लोगों की मौतें हो रही हैं, इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब वो भ्रम कहीं बचा है। जिस तरह से हम शहरों में भी देख रहे हैं कि टीकाकरण के लिए लोग उमड़ पड़ रहे हैं, खासकर यूथ में। शुक्ला जी भी बता रहे थे कि बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा लोग उसमें रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे हैं, जो ऐप की व्यवस्था है। तो आप देखिए, जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, लेकिन क्या है कि आपके पास टीके उतने नहीं हैं, वैक्सीनेशन उतना नहीं है कि आप गांव-गांव में तक करवा सकें। तो जब आप शहरों में उपलब्ध नहीं कर पा रहे, तो ये एक समस्या है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव है, लेकिन हाँ, संक्रमण वहाँ फैल चुका है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से आप शहरी क्षेत्र लगे हुए हैं, साग सब्जी से लेकर दूध तक शहरों में गाँव से आता है, तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वहाँ पर फैल रहा है। तो आप उस पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। हम देख रहे हैं गांव में भी अब बाकायदा पूरा डोज बांटा जा रहा है, जो कोरोना संक्रमण के लिए जो दवाइयाँ हैं जो शहरों में आपको स्वास्थ्य केंद्रों पे मिल रही हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिल रही हैं। तो इसका फ़ायदा हमें गांव में देखने को मिल रहा है। और गांव में क्या है कि लोगों की एंटीबॉडी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत रहती है, क्योंकि उनका खान पान और स्वास्थ्य वातावरण, स्वच्छ वातावरण, ये सब चीज़ें रहती हैं, तो वो ज़्यादा तेज़ी से मुकाबला कर पाते हैं। तो शुरुआत में ही यदि हम वहाँ पे व्यवस्थाएं कर देंगे, तो निश्चित तौर पर जो संख्या हमें शहरों में देखने को मिल रही है, वो गाँवों में देखने को नहीं मिलेगी।
बिल्कुल ब्रजेश जी, और यानी कि कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी रफ्तार कहीं ना कहीं कोरोना की धीमी हुई है। संतोष जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संतोष जी से और समझ लेते हैं। संतोष जी, जैसे कि आपने कहा कि पहले घनी आबादी वालों के लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद जिले स्तर पर, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है तो उसको भी रोकने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल। हम लोग ने जो योजना बनाई है या पहले से हम लोग जो चला रहे हैं, उसमें यही देखा था कि आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन, हमने उन क्षेत्रों को पहले मैपिंग किया कि जहाँ पे ज्यादा केसेस थे, उनके आसपास शहरी क्षेत्र में 500 घर और बाहरी क्षेत्रों में 5 किलोमीटर, इस एरिया को दृष्टिगत रखते हुए टीकाकरण केंद्रों की स्थापना की थी। तो बहुत वैज्ञानिक ढंग से हम लोग ने धीरे धीरे बीमारी को नियंत्रण करने के लिए टीकाकरण उन क्षेत्रों में ज्यादा किया जहां पे की बीमारी दर ज्यादा थी। शुक्ला जी, क्या तीसरी लहर को रोकने के लिए जिस तरह से बात की जा रही है, उसके लिए एक ही उपाय है क्या, टीकाकरण, या क्या उपाय हो सकते हैं और क्या करना चाहिए और आप लोगों की क्या तैयारियां हैं, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए, अगर किसी महामारी का नियंत्रण करने की कार्यवाही की बात आप कर रहे हैं, तो वो 70 से 80% आबादी में जब तक टीकाकरण नहीं हो जाता है, हम उसको रोक नहीं सकते बीमारी को। तो वो तो दिन अभी दूर हैं। बट एक जो चीज बिल्कुल जिसको कहते हैं कि सत्य है, वो ये है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा हथियार है, SMS, सैनिटाइजेशन, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। ये पिछले साल भी हमने अख्तियार किया था सभी। जी चलिए, लगता है एक बार फिर शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रजेश जी, बिल्कुल जिस तरीके से तीसरी लहर की आपने बात की, वाकई तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है, और तीसरी लहर में कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब ऐसे में सबसे बड़ी समस्या जो आने वाला भविष्य है वो सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। अगर तीसरी लहर, हमने देखा दूसरी लहर ही कितनी खतरनाक थी, तो तीसरी लहर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ऐसे में बच्चों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो उसके लिए पहले से सतर्क होने की और कई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। देखिए पूनम, जिस तरह से संतोष जी बता रहे थे कि टीकाकरण ही जब ज़्यादातर हो जाएगा, 80% 90% में हो जाएगा, सभी को लोगों को हो जाएगा, तब हम इस महामारी पे अंकुश लगा सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी जो महामारियां आई हैं उनको देखा है कि किस तरह पोलियो पे हमने अंकुश लगाया। तो धीरे धीरे ये एक लंबी प्रक्रिया है कि लंबा समय लगेगा इसके लिए, कि आपको साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं वैक्सीनेशन में। तब तक आप कैसे बच सकेंगे, ये संतोष जी बता रहे थे कि आपको 3 चीज़ों को अपनाना होगा जो आपको अपनी लाइफ में शामिल करना है, आपकी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। जैसे अन्य आपके दिनचर्या के कार्यक्रम हैं कि आपको हाथ धोना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। तो ये जो आप एक व्यवहार में ले आएंगे, अपने एक अनुशासन बना लेंगे इसको, कि आप घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें यदि आप बाहर जाते हैं, यदि बाहर कहीं जा रहे हैं तो ये जो आपके घर में बच्चे हैं, जैसा आपने कहा कि बच्चों में आने वाली है और आ ही रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं तैयारियां भी चल रही हैं प्रशासन की, तो आपको बच्चों को अभी से वो अनुशासन लाना होगा उनके बीच में कि आप सोशल डिस्टेंस का घर में पालन करो। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं घर में कि आपको किस तरह से बातचीत करना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से खाना है, तो आपको में उसमें ये शामिल भी कर लेना चाहिए कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको आप बताइए, बेटा सोशल डिस्टेंसिंग में आपको बैठना है, क्यों बैठना है, और आपको हाथ बार बार क्यों धोना है, खाना खाने से पहले धोना है, कहीं आपने हाथ छू लिया है तो धोना। और बच्चों को साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा आपको कि बार बार मुंह के पास आप हाथ नहीं ले जाएंगे, नाक के पास नहीं ले जाएंगे, चेहरे के पास आप हाथ कम से कम ले जाएंगे। हम देखते हैं कि बच्चे बैठे रहते हैं और मुंह में हाथ देते रहते हैं, आंख पे लगाते रहते हैं, चेहरे पे लगाते रहते हैं। तो ये आपको घर में माता पिता का, अभिभावकों का, पालकों का दायित्व हो गया है कि अब बच्चों को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि बीमारी से बचाना चाहते हैं, तो उनमें ये सब चीज़ें आपको लाना पड़ेंगी, ताकि ये तीसरी लहर में जो सबसे ज़्यादा खतरा है उससे उनको बचाया जा सके। क्योंकि अभी बच्चों की वैक्सीन मध्य प्रदेश का, हिंदुस्तान में नहीं आई है। जब तक नहीं आ जाती और आने के बाद भी जब तक सबको नहीं लग जाती, तब तक ये खतरा आपके ऊपर मंडरा है। तो इससे बड़े लोग भी, बच्चे भी सिर्फ 3 चीज़ों से ही बच सकते हैं। तो इसको आपको अमल में लाना पड़ेगा, और प्रशासन तंत्र को, सरकार को भी ये देखना होगा कि सड़क पर, बाजार पर, दुकानों पर इसका पूरी तरीके से पालन हो, और यदि कोई पालन नहीं करता तो सख्ती से बाकायदा इसके लिए विशेष दल बनाए जाएं कि जो मोहल्लों में, गलियों में और क्षेत्र वाइज जाके चेकिंग करें और ये देखें कि कोई इसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गाइडलाइन का जो उल्लंघन करता है उन पर सख्त कार्रवाई आपको सतत जारी रखना पड़ेगी। जैसा कि पिछली बार आपने
थोड़ी सी वो दे दी आपने, सहूलियत दे दी लोगों को कि लॉकडाउन खत्म हो गया है, और आपने देखना बंद कर दिया, चेकिंग बंद कर दी, तो उसका दुष्परिणाम हमको आज देखने को मिल रहा है। ये हमें भविष्य में देखने को ना मिले, ये सरकार का भी दायित्व बनता है। बिल्कुल दायित्व बनता है। अब हमारे साथ बीजेपी से गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी गोविंद मालू जी, जिस प्रकार से जो है लगातार हम देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो रहा है, लोगों में भी उत्साह है, लेकिन अगर हम वही बात करें 18 से 44 साल के लोगों की, तो 12 मई को 29 केंद्रों पर जो है 5000 से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ, लेकिन एक केंद्र पर जो है 100 लोगों को टीका लगना था, लेकिन ज़्यादा संख्या में, जिस प्रकार से अगर हम कहें कि 5000 से ज़्यादा लोगों को लगाया गया, तो ये कैसे, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कम मात्रा में वैक्सीन लग रही है, और अगर ऐसा है तो फिर ये तो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। देखिए, वैक्सीन की उपलब्धता धीरे धीरे बढ़ रही है, तो 18 से 44 के लिए जो स्लॉट है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, जैसे स्लॉट होता है तो जितने लोगों को स्लॉट मिलता है उनको ही जाना चाहिए, उन्हीं को लगवाना चाहिए। अब मध्य प्रदेश की सरकार भी इस दिशा में दूसरी वैक्सीन कंपनियों को भी लेने का विचार कर रही है, और जैसे हुआ तो एक आधे महीने में पूरी तरह से उपलब्धता सुगम हो जाएगी, और अब सबको वैक्सीन लगने की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी। लेकिन जहां तक 44 साल से ऊपर वालों को वो लग ही रहे हैं, और काफी लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है, और इसी दिशा में सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। जितना उत्पादन होगा उतने ही सब दूर टीके आएंगे, उससे वैक्सीनेशन होगा। सभी राज्यों के पास जाना है, केंद्र सरकार की नीति के तहत 50% राज्य को, 50% केंद्र के पास, इस तरह से ये व्यवस्था की है, उसमें जल्दी ही टीके सबको लगेंगे। जी बिल्कुल मालू जी, वैक्सीन को लेकर जो है आपकी सरकार जोर दे रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रही उतनी संख्या में, जितनी संख्या में होना चाहिए। लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कई बार लोग खाली हाथ लौट आते हैं। उपलब्ध हो रहे हैं, मैंने कहा ना कि कभी कभी आने में लेट हो जाता है, विलम्ब हो जाता है, तो एक आध दिन का अंतर आता है, लेकिन यूं उपलब्धता हो रही है और लोगों को लग रहे हैं। गांव गांव में टीके लग रहे हैं, कोई केवल शहर थोड़ी है गांव में, बल्कि गांव में तो जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो घर घर जाकर मुनादी भी कर रहे हैं, प्रेरित भी कर रहे हैं कि आप आइए टीका लगवाइए। तो टीके का अभियान चल रहा है, और उसमें सभी क्योंकि ये कोल्ड चेन के तहत आते हैं, ऐसे उसको लाया नहीं जा सकता, गर्मी का मौसम है, उसमें लाने में कभी कभी विलम्ब भी हो जाता है, लेकिन वो सुरक्षित ढंग से लाया जाए ताकि टीके सबको लगे। देखिए मालू जी, दो तरह की दिक्कतें आ रही हैं। एक तो वैक्सीनेशन की कमी है, ठीक है, उसकी व्यवस्था प्रशासन कर रही, सरकार कर रही है व्यवस्था उसकी, और उसकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत आएंगी, जैसे वैक्सीनेशन बनेगा, निर्माण होगा, उसके बाद राज्यों को आवंटित होगा। दूसरी समस्या जैसे भोपाल में देखने को मिली है कि वैक्सीनेशन सेंटर पे ज़्यादा डोज लग गए हैं, जो डोज थे उनसे ज़्यादा लोगों को लग गए हैं, तो क्या कम मात्रा में लगाए जा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन तंत्र की व्यवस्था में कहीं फेल्यूर है, कहीं प्रशासन तंत्र इसमें चूक कर गया है, जो व्यवस्थाएं बेहतर नहीं बना पा रहा है, कई जगह पे खराब हो रहे हैं डोज, और कुछ जगह पे अतिरिक्त लग रहे हैं, तो ये किस तरह की व्यवस्था है, इसमें कैसे सुधार होना चाहिए? देखिए, ये तो जो छोटे छोटे सेंटर्स हैं वहाँ उनको भी जागरूकता रखना पड़ेगी कि यदि वो टीका, कई जगह तो हमने देखा है कि वो इंतजार कराते, कभी कोई इक्के दुक्के लोग जाते हैं तो कहते हैं कि 5-6 लोगों को आ जाने दीजिए, फिर हम टीका लगाएंगे ताकि ये बर्बाद। इतनी जागरूकता सभी सेंटर्स पर रखना चाहिए लोगों को। और दूसरा, जो जहाँ तक ज्यादा लग गए हैं तो उस बारे में तो अब कोई उदाहरण ऐसा होगा तो उसकी फिर उसमें क्या हुआ है, क्योंकि अभी केवल एक बात पर तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता कि वहाँ टीका आया और उसमें ज्यादा लग गए और ज्यादा को कम लग गए। ये तो जहाँ पर ऐसी शिकायतें मिली वहाँ पर इसकी जांच की जाएगी। जी ब्रजेश जी, जांच कराने की बात गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि जांच की जाएगी, लेकिन क्या जिस तरीके से जो है पहले से ही तमाम तरीके की व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए, वो वाकई नहीं हुई, उसी के कारण ये सारी चीजें देखने में आ रही हैं?
देखिए पूनम, मैंने पहले भी कहा है कि ये प्रशासन तंत्र की जो व्यवस्था बनाने वाला है, प्रशासन तंत्र है, जिले का टीकाकरण अधिकारी है, स्वास्थ्य महकमा है और जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी हों, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि टीकाकरण व्यवस्थित तरीके से हो, सेंटर पे सारी सुविधाएं हों। यदि कोई लोग आ रहा है, इस गर्मी में आ रहा है, तो उनको पानी से लेके बैठने से लेके छाँव तक के तमाम इंतजाम होना चाहिए। ये काम है प्रशासन तंत्र का कि आपने सेंटर बनाए हैं, पहले कम सेंटर थे, आपने ज़्यादा बना दिए, और किन सेंटरों पे कितनी आपने दवा की उपलब्धता कराई है, वहाँ कितने लोग पहुँचे, इसकी लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। एक अधिकारी को आपने ऐसे नियुक्त कर देना चाहिए कि आपके यहाँ 100 लोगों को टीका लगना। जैसे कि मालू जी बता रहे थे कि कई सेंटरों पे क्या होता है कि कुछ कम लोग पहुँचते हैं, तो सेंटर पे कहा जाता है कि आप इंतजार कीजिए, एक इंजेक्शन में कितने लोगों को डोज लगता है, उतने आ जाते हैं, तब उनको टीकाकरण शुरुआत की जाती है, जिससे कि बर्बाद ना हो, वैक्सीन खराब ना हो। जो बच जाती है वो दूसरे दिन उपयोग के लायक नहीं रहती है, एक बार जब खुल जाती है तो वो पूरी लगना पड़ती है, उसको लगाना पड़ती है। तो इस बात की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पर वहाँ जो टीम बनाई गई है, उनके प्रभारी बनाए गए हैं, उन पे होनी चाहिए, और उनसे जवाब सवाल होना चाहिए कि यदि कोई डोज खराब हुआ है तो इसके पीछे रीजन क्या है, और आपने इसको बचाने के लिए कि जिन लोगों को लग जाता, 2 खराब हो रहे हैं आपके सेंटर पे, 3 खराब हो रहे हैं, और जिनके यहाँ ज़्यादा खराब हो रहे हैं और जिनके यहाँ अतिरिक्त लग गए हैं, उनसे सवाल जवाब होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि यदि आपके यहाँ बर्बाद हो रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है और आपने क्या प्रयास किए कि ये बर्बाद ना हो। आपने लोगों को बुलाया, जिस तरह से शुक्ला जी बता रहे थे कि सिर्फ 100 लोगों को अपॉइंटमेंट मिलता है उसमें ऐप में, तो हमने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि उसमें वेटिंग वाली व्यवस्था हो। जिस तरह से हम रेलवे में देखते हैं कि आपकी पूरी सीटें फुल हो गई तो आपको वेटिंग मिल जाता है कि आपको इतने नंबर की वेटिंग है, यदि कोई नहीं आएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए, इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित तौर पर जो बर्बादी हो रही है वैक्सीन की, उस पर रोक लग सकती है। जो वेटिंग वाले हैं वो उनको ऑटोमेटिक ही पता चल जाए, समय से पहले 5 बजे तक आपने वैक्सीनेशन का समय रखा है तो उनको 4 बजे पता चल जाए कि वेटिंग में आपका कंफर्म हो गया है, आप आके 5 बजे या 4:30 बजे आके टीकाकरण करवा लीजिए, क्योंकि 5 बजे तक है, या उसके लिए आधा घंटे का आप अतिरिक्त समय रख दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल ब्रजेश जी, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस प्रकार से सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों पर भी अमल होना चाहिए ताकि वैक्सीनेशन जिस प्रकार से हो रहा है तो उसमें और तेज़ी आए और लोगों को लाभ मिल सके। चलिए, शुक्रिया ब्रजेश जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही गोविंद मालू जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल डोज पर जो संशय, कई सारे सवाल यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर पहले भी खड़े हुए, अभी भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि प्रशासन जो है वैक्सीनेशन तमाम किया जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो ज़रूर नहीं हुई हैं कहीं ना कहीं, और इसी का नतीजा है कि जो वैक्सीनेशन में हम तेज़ी नहीं देख पा रहे हैं। लोगों में उत्साह ज़रूर दिख रहा है, लेकिन जिस उत्साह के साथ लोग जाते हैं कई बार उन्हें जो है खाली हाथ लौटना पड़ता है, वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है। तो आज कई अहम सुझाव जो है संतोष जी ने भी दिए, और जिस प्रकार से व्यवस्थाओं की बात की गई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने की, ताकि वैक्सीनेशन तेज़ी से जल्दी से जल्द किया जा सके और जो है कोरोना का संक्रमण जिस प्रकार से लगातार बढ़ रहा है उस पर काबू पाया जा सके। तो और जाने से पहले आप सभी से एक बार जाते जाते अपील कि कोरोना को अगर हराना है, कोरोना से जंग जीतनी है तो मास्क ज़रूर लगाना है। आप सभी लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। नमस्कार।